वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी मदद से हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के अंदर के एटम का एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और आप सब इस टेक्निक के बारे में जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बहुत ही फेमस और इफिशिएंट टेक्निक है। इसे कई साइंटिस्ट ने इसे यूज कर रिवोल्यूशनाइजिंग डिस्कवरीज की है। और उसमें से एक सबसे फेमस डिस्कवरी है हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर की। इसमें रोजेलिन फ्रैंकलिन और गोसलिन ने इसका यूज कर डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। और मदद से वाटसन एंड क्रिक ने एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया था और इसे डीएनए का स्ट्रक्चर नाम दिया था। स्टूडेंट्स, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे, इसके एडवांटेज देखेंगे, इसके डिसएडवांटेज देखेंगे और सबसे मेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप कैसे बनाया जाता है और इसे कैसा यूज किया जाता है वो भी देखेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के नाम में ही है इसका पूरा प्रोसेस छुपा है और इसके कंपोनेंट भी। तो स्टूडेंट, एक्सरे मींस यहाँ पर एक्सरे का यूज हुआ होगा, आप सब जानते हैं। और क्रिस्टलोग्राफी से मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन या जो भी कंपोनेंट का हमें 3D स्ट्रक्चर बनाना है, यानी समझ लो एक प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बनाना है, तो उस प्रोटीन को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और इसी क्रिस्टलाइन फॉर्म को क्रिस्टलोग्राफी प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है। और ये बहुत ही इजी टेक्निक है और हम इसे सिर्फ 3 स्टेप के अंदर समझने वाले हैं। 3 स्टेप के अंदर आपका कंसेप्ट क्रिस्टलोग्राफी के बारे में क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहला स्टेप है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन किसका होगा? यहाँ पर जो भी हमें सैंपल है उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा। और सैंपल का क्रिस्टलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में सैंपल के पूरे मॉलिक्यूल एक इंटैक्ट फॉर्म में होते हैं। यानी कि हम फोटो निकालने जाते हैं तो हम ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं, हम मोशनलेस हो जाते हैं। और इसी फॉर्म में हमें क्रिस्टल फॉर्म भी कहा जाता है और कहते हैं कि क्रिस्टल क्लियर फोटो चाहिए। तो क्रिस्टल क्लियर फोटो के लिए हम एक क्रिस्टल फॉर्म में खड़े हो जाते हैं, यानी हम हिलते नहीं। उसी तरह से हमारा प्रोटीन भी एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में बना दिया जाता है और क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर उसके पूरे एटम्स एक इकट्ठा खड़े हो जाते हैं, मूव नहीं करते। और इसी क्रिस्टलाइज फॉर्म को आगे यूज किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा स्टेप है उसके अंदर आता है बम्बार्डमेंट ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज को बम्बार्ड किया जाता है। और तीसरे स्टेप के अंदर हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हमने हमारा सैंपल को क्रिस्टलाइज किया और इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और हमने सैंपल को प्लेस किया स्टूडेंट, हम हमारे एक्सरे के सोर्स से एक्सरेज को बम्बार्ड करेंगे, यानी उसे इमिट करेंगे। और कोलीमेटर फोकसर है जो बीम को एक प्रॉपर पोजीशन पर फोकस करता है। और कई बार क्या होता है, एक्सरेज बहुत ही हाई एनर्जी रेज होती है, तो इस वजह से हमारा जो सैंपल है वो डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए नाइट्रोजन के पंप्स होते हैं अंदर जो हमारे सैंपल को कूल करने में मदद करते हैं। और फिर जैसे ही ये एक्सरे हमारे क्रिस्टल फॉर्म के सैंपल के थ्रू जाएगी तो ये इमेजिंग सरफेस पर पड़ेगी और इमेजिंग सरफेस पर ये डिफ्रैक्ट होगी और फिर एक एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। और ये जो एक्सरे बीम हमारे सैंपल के थ्रू गई है तो हर एटम का एक स्ट्रक्चर बनाएगी और ये स्ट्रक्चर होगा डॉट फॉर्म में। और इस डॉट फॉर्म को कनेक्ट कर हम एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैपिंग कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैपिंग का यूज कर हम उसका 3D स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। पर स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी एक साइंटिस्ट का रोल आता है, वो हमारे ब्रैग साइंटिस्ट। और ब्रैग साइंटिस्ट ने एक लॉ लाया था, उसे ब्रैग्स लॉ कहा जाता है। तो ब्रैग लॉ क्या है स्टूडेंट? ब्रैग लॉ का एक फॉर्मूला है, वो है डी साइन। ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला है 2D sin थीटा एन डॉट लैम्डा। स्टूडेंट्स, ब्रैग लॉ की ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, इसका यूज कर हम एक 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और उसके पहले जैसा मैंने आपसे कहा था, हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैपिंग की मदद से 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस फॉर्मूला का भी यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैपिंग कैसे यूज की जाती है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप कैसे बनाया जाता है वो चलो देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हमारे क्रिस्टल पर एक्स रेज बम्बार्ड हो चुकी है और एक्स रेज को एक्सपोज हो चुका है और एक्स रेज को एक्सपोज होने के बाद पैटर्न मिल चुका है जो एक्सरे बीम की मदद से बना है और पैटर्न को हम एक फॉर्मूले के मदद से सॉल्व करेंगे और वो है हमारे ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला जो है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन डॉट लैम्डा, जिसके अंदर डी हमारा डिस्टेंस है, थीटा हमारे डायहेड्रल एंगल्स का एंगल होगा, हमारे एंगल्स होंगे जो भी हमारे को ऑब्टेन होंगे हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, और लैम्डा हमारी वेवलेंथ है और एन एक इंटीगर नंबर है। तो स्टूडेंट, इसकी मदद से हम एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर स्टूडेंट्स, उसकी मदद से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और फिर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप मिलेगा और फिर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप के बाद हमें एक एटॉमिक मॉडल मिलता है और इस एटॉमिक मॉडल को हम पूरी कैलकुलेशन के साथ बिट्स का यूज कर बनाते हैं और फिर हमें उस प्रोटीन का या न्यूक्लिक एसिड का एक पूरा 3D मॉडल मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रोसेस बहुत ही टीडियस होती है और टाइम कंज्यूमिंग। आजकल हम तो बहुत एडवांस हो चुके हैं और कंप्यूटर ही ये दोनों प्रोसेस कर लेता है। हमें एक बार पैटर्न मिल गया तो कंप्यूटर इन दोनों को आराम से बना लेता है इस फॉर्मूले का यूज कर यानी हमारे ब्रैग्स लॉ का यूज कर। जो ये नीचे आप एरो देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये किस लिए है। ये एक रिफाइनमेंट प्रोसेस को दर्शाता है। रिफाइनमेंट प्रोसेस का मतलब है कि हमें एक इमेज मिल गई, यानी मेरा फोटो ऐसा निकल गया, पर हमें अलग अलग एंगल से तो चाहिए ना। फिर फोटोग्राफर मुझे ऐसा खड़ा करेगा, मुझे बोलेगा इधर देखो इधर देखो इधर देखो, तो पूरे हर एंगल से मेरी फोटो निकालेगा। उसी तरह से हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर इस क्रिस्टल को डिफरेंट एंगल से उसका एक डिफ्रैक्शन पैटर्न निकालेंगे और फिर हर एंगल से उसका फोटो निकालने के बाद यानी उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न लेने के बाद हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप का यूज कर एक एटॉमिक मॉडल बना सकते हैं और ये एटॉमिक मॉडल एक 3 डायमेंशनल होगा जो हमें पूरा स्ट्रक्चर बताएगा और हमें इस 3D स्ट्रक्चर की मदद से पता चलेगा कि हर एटम का एंगल कौन सा है और इस प्रोटीन के अंदर कितने एटम्स है और हर एटम कौन से एंगल पर है। हम उसे नेमिंग दे सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और एक 3D स्ट्रक्चर हमें उसे स्टडी करने में और मदद करता है। तो साइंटिस्ट और हमारे JRF स्टूडेंट्स इसे यूज करते हैं उनकी PhD प्रोसेस के अंदर। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, चलो वो देख लेते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही एक्यूरेट है और 3D स्ट्रक्चर इसका NMR से भी एक्यूरेट होता है और ये जो डायहेड्रल एंगल्स बताता है वो NMR से भी एक्यूरेट होते हैं। ये उसके 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है स्टूडेंट्स की, और अगर बीटा शीट्स कोई स्ट्रक्चर में हो प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड के, तो स्टूडेंट ये उसे इजीली और बहुत एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है। और चौथा ये है कि ये लॉन्ग और फाइब्रस प्रोटीन को डिटेक्ट करने में माहिर है यानी एफिशिएंट है। और इसके डिसएडवांटेज ये है कि हमें सैंपल को क्रिस्टल फॉर्म में ही देना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म में सैंपल नहीं दिया जा सकता। दूसरा है कि हम जो भी सैंपल यूज करेंगे वो एक इनफ क्वांटिटी में चाहिए, उसके अंदर जो भी हमें डिटेक्ट करना है यानी उस प्रोटीन की मात्रा ज्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए, क्योंकि फिर ही उसका स्ट्रक्चर बन पाएगा। और तीसरी समस्या ये है कि हम जो ये एक्सरेज यूज कर रहे हैं ये बहुत ही हाई पावर की होती है और कई बार हमारा सैंपल खराब होने के चांसेस होते हैं, हमारा सैंपल डिस्ट्रॉय हो सकता है और ये कई बार टाइम कंज्यूमिंग होता है। इससे 1 से 2 साल लग जाते हैं क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता नहीं, साइंटिस्ट परेशान हो जाते हैं। पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इफिशिएंट टेक्निक है और इसे इतने सालों से आज तक इस एडवांस जमाने में यूज किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैपिंग के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।